नमस्कार। स्टीरियोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम रिजोल्यूशन ऑफ एनेंशियोमर्स प्रतिबिंब समायु के रिजोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ एनेंशियोमर्स, द सेपरेशन ऑफ ए रेसमिक मिक्सचर into its enantiomeric components is called resolution। रेसमिक मिक्सचर में से इसके एनेंशियोमेरिक कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की जो विधि है, जो टेक्निक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या है? इट इज़ ए टेक्निक बाय विच वी कैन सेपरेट रेसमिक मिक्सचर इनटू इट्स एनेंशियोमेरिक कंपोनेंट्स। क्लियर? The first resolution, that of tartaric acid, was carried out by Louis Pasteur in 1848। जो सबसे फर्स्ट रिजोल्यूशन था जो कि टार्टरिक एसिड का था, वह सबसे पहले किसने किया था? लुइस पास्चर ने 1848 में। टार्टरिक एसिड इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ वाइन मेकिंग एंड इज ऑलमोस्ट ऑलवेज फाउंड एज इट्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी 2R 3R स्टीरियो आइसोमर। क्लियर? टार्टरिक एसिड क्या होता है? वाइन मेकिंग का एक बाई प्रोडक्ट होता है जो कि सामान्यतः डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में 2R 3R, ये R और S जब हम कंपाउंड्स को, जब कन्फिग्रेशन को पढ़ेंगे किस प्रकार से असाइन करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये R और S क्या है। ये 2R और 3R का मतलब होता है दूसरे नंबर कार्बन का कन्फिग्रेशन R है और तीसरे नंबर के कार्बन का कन्फिग्रेशन भी क्या है? R। ये टार्टरिक एसिड 2R 3R को इस प्रकार से असाइन, इसका डायग्राम आप देख सकते हो किस प्रकार से ड्रा करते हैं, और ये इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। ये भी हम जब आगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को लिखते हैं। क्लियर? जो टार्टरिक एसिड है वह सामान्यतः ऑप्टिकली इनएक्टिव सैंपल के रूप में प्राप्त होता है। क्लियर? लेकिन लुइस पास्चर ने यह पाया कि जब टार्टरिक एसिड का, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, का सोडियम अमोनियम सॉल्ट जो होता है वह दो क्रिस्टल फॉर्म का क्या होता है? मिक्सचर होता है। क्लियर? सोडियम अमोनियम सॉल्ट और टार्टरिक एसिड क्या है? दो जो क्रिस्टल फॉर्म है उनका मिक्सचर है। तो लुइस पास्चर ने क्या किया? उन्होंने माइक्रोस्कोप और जो फोर्सेप होता है उसके द्वारा दोनों क्रिस्टल फॉर्म्स को सेपरेट किया, और सेपरेट करने के बाद में उन्होंने पाया कि जो एक क्रिस्टल फॉर्म है जिसका एक सॉल्यूशन, वह प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करता है। मतलब क्या है? वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जबकि जो दूसरा क्रिस्टल फॉर्म है वह प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, यानी वो लीवो रोटेटरी होता है। क्लियर? तो टार्टरिक एसिड का सोडियम पोटेशियम जो सॉल्ट है वो क्या है? एक रेसमिक मिक्सचर होता है। समझ में आ गया चीज़? तो उन्होंने उनको सेपरेट किया माइक्रोस्कोप और फोर्सेप की सहायता से। क्लियर? अब चूँकि जो उनका जो मेथड्स था जो उन्होंने सेपरेशन में अपनाया वह बहुत ही टेडियस मेथड है, बहुत ही क्या लेबोरियस मेथड है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। और चूँकि जो उनका लग था कि वो जो कंपाउंड था वो असिमेट्रिक था। क्लियर? सभी कंपाउंड असिमेट्रिक नहीं होते हैं जो भी क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किए उन्होंने, और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आजकल जो उनकी जो टेक्निक थी वो काम में नहीं ली जाती है। आजकल जो टेक्निक काम में ली जाती है एनेंशियोमर्स को उसके रेसमिक मिक्सचर में से सेपरेट करने की, उसमें क्या होता है कि एनेंशियोमर्स को, जो रेसमिक मिक्सचर है उसमें कोई एक प्योर एनेंशियोमर जो कि कायल कंपाउंड है उसको मिलाया जाता है, जिसके द्वारा एक डायस्ट्रोम, जिसके द्वारा अपन को क्या प्राप्त होते हैं? डायस्ट्रोमर्स। फिर उन डायस्ट्रोमर्स की चूँकि फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है तो उनको फिर सेपरेट करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन के द्वारा। एक प्रॉपर जो एक अप्रोप्रिएट जो सॉल्वेंट होता है
उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन के द्वारा डायस्टेरियोमर्स को सेपरेट किया जाता है। और फिर डायस्टेरियोमर्स को जब सेपरेट किया जाता है तो फिर केमिकल जो अप्रोच लगाकर हम डायस्टेरियोमर्स में से एनेंशियोमर्स को हमने जो कार्यल कंपाउंड जो मिलाया था उसको वापस रिस्टोर कर लेते हैं। ये सभी जो टेक्निक आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से सेपरेट करते हैं। क्लियर? अब देखो आगे। Enantiomers cannot be separated by the usual separation techniques such as fractional distillation or crystallization because their identical boiling points and solubilities cause them to distill or crystallize simultaneously. Clear? Enantiomers को सामान्यतः जो सेपरेशन टेक्निक्स काम में ली जाती है जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया या क्रिस्टलाइजेशन हो गया, उनके द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सोल्युबिलिटी हो गई, वो क्या होती है? सेम होती है, जिसके कारण इन दोनों साथ साथ ही डिस्टिल और रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं। इसलिए इन सामान्य के सेपरेशन की टेक्निक्स के द्वारा एनेंशियोमर्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स काम में ली जाती हैं। वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उसको आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली टेक्निक है मैकेनिकल सेपरेशन। इट इज़ क्लासिकल मेथड ऑफ सेपरेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लाइक मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल्स आर आल्सो मिरर इमेज टू ईच अदर। एक ये क्लासिकल मेथड है सेपरेशन का जो कि इस तथ्य पर आधारित है कि जिस प्रकार से मॉलिक्यूल्स की मिरर इमेज होती है उसी प्रकार क्रिस्टल्स की भी क्या होती है? मिरर इमेज होती है। सो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एंड फोर्सेप वी पिक एंड सेपरेट डिफरेंट क्रिस्टल्स। तो माइक्रोस्कोप और फोर्सेप की सहायता से हम डिफरेंट क्रिस्टल्स को क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। यह मेथड सबसे पहले लुई पॉस्चर ने 1848 में अपनाया था। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने जब सोडियम पोटेशियम जो टार्ट्रेट था या सोडियम अमोनियम जो साल्ट ऑफ टार्ट्रेट, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट, उनको उनके क्रिस्टल्स को इसी टेक्निक के द्वारा सेपरेट किया था। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड बोरिंग, सो नाउ डेज इट इज़ नॉट इन प्रैक्टिस। क्लियर? यह विधि एक तो टाइम कंज्यूमिंग है और साथ ही बोरिंग भी है। क्लियर? क्योंकि क्रिस्टल्स कभी क्या क्या होता है, क्रिस्टल जो मिरर इमेज होते हैं वो बिल्कुल इंडिविजुअल होते हैं, इनडिस्टिंग्विजिबल, यानी कि उनमें विभेद नहीं कर सकते। तो उनको सेपरेट करना फोर्सेप और माइक्रोस्कोप से आता है बहुत ही टफ काम होता है। इसलिए यह टेक्निक है बोरिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए आजकल ये टेक्निक काम में नहीं ली जाती है। दूसरी टेक्निक देखो कौन सी है। दूसरी टेक्निक आती है बायोकेमिकल मेथड। दिस मेथड आल्सो वाज फर्स्ट यूज बाय पॉस्चर इन 1858। यह टेक्निक भी सबसे पहले लुई पॉस्चर द्वारा ही 1858 में यूज में ली गई थी। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट, फंजाई, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय वन फॉर्म एंड द अदर फॉर्म रिमेंस इंटैक्ट। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं जैसे यीस्ट हो गया, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वह एक फॉर्म को यानी कि एक एनेंशियोमर को तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और दूसरे एनेंशियोमर को वैसे ही रहने देते हैं, उनके साथ कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड इज ऑब्टेन प्योर फॉर्म, और जो जिनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जिसको वो छोड़ देते हैं, वह हमें प्योर फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए पेनिसिलियम ग्लोकम। ठीक है, पेनिसिलियम ग्लोकम क्या है? एक माउल्ड, एक फंगाई है which when developed in a racemic mixture of ammonium tartrate then it destroyed d-ammonium tartrate and in the solution only L-enantiomers is left which can be obtained by crystallization। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब पेनिसिलियम ग्लोकम को अमोनियम टार्ट्रेट के रेसमिक मिक्सचर में जब डेवलप किया जाता है तो पेनिसिलियम ग्लोकम क्या करता है? डी अमोनियम टार्ट्रेट को तो डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सॉल्यूशन में केवल एल एनेंशियोमर ही रहते हैं, जिसको क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस टेक्निक के ड्रॉबैक की, इसमें क्या क्या कमियां
थी। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यह बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि एक अप्रोप्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करना। क्लियर? दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप ओनली इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन में डेवलप किए जाते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू ऑब्टेन प्योर कंपाउंड फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में से प्योर कंपाउंड को आइसोलेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। एज वन फॉर्म इज डिस्ट्रॉय बाय द बैक्टीरिया, सो वी गेट ओनली वन फॉर्म, दैट वे द मेथड बिकम्स कॉस्टली। क्योंकि इस मेथड के द्वारा एक फॉर्म तो बैक्टीरिया के द्वारा क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और हमें केवल एक ही फॉर्म प्राप्त होती है। इसलिए यह मेथड क्या है, कॉस्टली भी है। इन स्पाइट of all these drawbacks, the method has been widely used for the separation of amino acids. इन ड्रॉबैक्स के बाद भी यह मेथड एमिनो एसिड्स के सेपरेशन में बहुतायत से यूज में लिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रेसिमी मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड इज एसिटिलेटेड एंड देन केप्ट विद एंजाइम एमाइलेज। क्लियर? सबसे पहले एमिनो एसिड का रेसिमी मिक्सचर को क्या किया जाता है, एसिटाइलेटेड, ठीक है, उसकी एसिटिक एनाइड या एसिटिल क्लोराइड के साथ उसका क्या लिया जाता है, एसिटिलीकरण किया जाता है। फिर उसको एंजाइम एमाइलेज के द्वारा रिएक्ट करवाया जाता है, विच एक्ट एज ए स्पेशल कैटलिस्ट, ठीक है, जो कि एक स्पेशल कैटलिस्ट के रूप में काम आता है। कौन सा? एमाइलेज एंजाइम, विच हाइड्रोलाइसेस द एल एसिटिल डेरिवेटिव, जो कि एल जो एनोशोमर है एसिटिल डेरिवेटिव का, उसको तो हाइड्रोलाइज कर देता है, बट डी डेरिवेटिव रिमेंस अनइफेक्टेड, जबकि डी डेरिवेटिव है वह अनअफेक्टेड ही रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता इस एंजाइम का। तो विच इज सेपरेटेड एंड हाइड्रोलाइज बाय नॉर्मल मेथड, जो कि सेपरेट किया जा सकता है और नॉर्मल मेथड के द्वारा उसका हाइड्रोलाइसिस होता है। कैसे? देखिए आप, ये अपना एमिनो एसिड, सबसे पहले इसका एसिटिलीकरण कराते हैं, इसलिए एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएं। जब एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एसिटिल एमिनो एसिड, ये एसिड का एसिटिल डेरिवेटिव प्राप्त हो गया। क्लियर? यहाँ से H और ये Cl बाहर निकलेगा तो ये एसिटिल एमिनो एसिड्स अपन को प्राप्त हो सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी रिएक्शन, एसिटिल एमिनो एसिड की रिएक्शन जब एंजाइम एमाइलेज के साथ कराते हैं, तो एंजाइम एमाइलेज के जब करवाएंगे तो एल एमिनो एसिड्स और डी एसिटाइल एमिनो एसिड अपन को प्राप्त होता है। क्लियर? क्योंकि एल एमिनो एसिड्स को क्या कर देता है, ये हाइड्रोलाइज कर देता है, लेकिन डी वाले को क्या करता है, उसके साथ कोई रिएक्ट नहीं करता है, वो अनअफेक्टेड रहता है इससे। कि समझ में आ गया? तो डी एसिटिल एमिनो एसिड्स का फिर हाइड्रोलाइसिस नॉर्मल विधि के द्वारा, जो नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस होता है उसके द्वारा हम इस डी एमिनो एसिड्स को क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। क्लियर? तो क्या हुआ, जो रेसिमी मिक्सर था DL, भाई रेसिमी मिक्सर को अपन कैसे दिखाते हैं, DL के द्वारा। ये रेसिमी मिक्सर है, इसका एसिटिलीकरण का आया तो एसिटिल एमिनो एसिड का अपन को रेसिमी मिक्सर प्राप्त हुआ, उसकी एंजाइम एमाइलेज के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एल एमिनो एसिड, क्योंकि एंजाइम एमाइलेज एल एनोशोमर्स को तो क्या कर देता है, हाइड्रोलाइज, तो उससे एल एमिनो एसिड प्राप्त हुआ, जबकि डी एनोशोमर्स को क्या कर देता है, उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। फिर इसका बाद में डी वाले का नॉर्मल विधि से हाइड्रोलाइसिस के द्वारा डी एमिनो एसिड्स प्राप्त होता है, जिसको सेपरेट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं थर्ड मेथड अपना, जो कि केमिकल मेथड। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ एनोशोमर्स। यह एनोशोमर्स के सेपरेशन का एक बेस्ट मेथड है। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर ऑप्टिकली एक्टिव एसिड और बेसेस। यह सामान्यतः ऑप्टिकली एक्टिव एसिड्स या बेस के लिए काम में लिया जाता है। इफ द रेसिमी मिक्सर इज एसिडिक देन इट इज़ ट्रीटेड विद ऑप्टिकली एक्टिव बेस। अगर रेसिमिक मिक्सचर एसिडिक है तब उसको ऑप्टिकली एक्टिव बेस के साथ ट्रीट किया जाता है, उसके रिएक्ट करवाई जाती है। और अगर रेसिमी मिक्सचर इज बेसिक देन इट इज़ ट्रीटेड
विद ऑप्टिकली एक्टिव एसिड। अगर ऐसे मिक्सचर बेसिक है तो उसकी रिएक्शन, उसका ट्रीटमेंट ऑप्टिकली एक्टिव एसिड के साथ करवाया जाता है। एंड थस द रेसमी मिक्सचर इज कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्ट्स। तब जो रेसमी मिक्सचर है वह ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। हुज सोल्युबिलिटी इज डिफरेंट, जिसकी विलेयता अलग होती है, डिफरेंट होती है। सो कैन बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा उसको सेपरेट कर लिया जाता है। क्लियर। फॉर एग्जांपल के लिए देखो एक चार्ट बना रखा है, इसमें हमारे पास ये एनेंशियोमर्स का मिक्सचर है, क्या, जिसमें प्लस एनेंशियोमर्स भी और माइनस एनेंशियोमर्स भी है और बराबर मात्रा में, तो मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर है। अब इसकी रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्लियर। अगर अपन एसिड बेस के सेंस में लें तो अगर ये एसिड्स का मिक्सचर है तो ये क्या होगा, बेस। और अगर ये बेसिक एनेंशियोमर बेसिक रेसिड मिक्सचर है तो ये क्या होगा, एसिड, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले एनेंशियोमर्स का जो मिक्सचर है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ, जिसको क्या बोलते हैं, सिंगल एनेंशियोमर। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का भी सिंगल एनेंशियोमर काम में लिया जाता है, ठीक है। ये अपना जैसे P प्लस काम में लिया, इसका 2 मोल काम में लिया, तो ये P दोनों के साथ ऐड होगा तो C प्लस P प्लस और C माइनस P प्लस, क्योंकि प्लस P प्लस ही है केवल, कि एक एनेंशियोमर काम में लिया अपन ने, P का प्योर एनेंशियोमर है ये जो कि प्लस फॉर्म में, तो यहाँ से हमको डाइस्टिरियोमर्स प्राप्त होते हैं, क्लियर। एनेंशियोमर मिक्सचर की रिएक्शन ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड यानी कायरल कंपाउंड के साथ जब करवाते हैं तो डाइस्टिरियोमर प्राप्त होता है। और चूंकि जो डाइस्टिरियोमर्स होते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो इनको जो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है उसके द्वारा सेपरेट करके हम C प्लस P प्लस और C माइनस P प्लस ये अपन ऐसे मिक्सचर प्राप्त, ये डाइस्टिरियोमर्स को अपन सेपरेट कर लेते हैं, क्लियर। अब इन डाइस्टिरियोमर्स के डिसोसिएट डाइस्टिरियोमर्स टू सिंगल एनेंशियोमर्स रिकवर रिजॉल्विंग एजेंट। अभी डाइस्टिरियोमर्स से हम केमिकल प्रोसेस के द्वारा एनेंशियोमर्स को प्योर फॉर्म में, और ये अपना जो P प्लस था जो कि अपना रिजॉल्विंग एजेंट था उसको अपन अलग कर लेते हैं। इसी प्रकार C माइनस और P प्लस को अपन अलग कर लेते हैं। ये विधि है जिसमें एनेंशियोमर एक्सेस को सबसे पहले मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, डाइस्टिरियोमर में। फिर डाइस्टिरियोमर्स का सिंपल सेपरेशन टेक्निक जो कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है उसके द्वारा अलग अलग किया जाता है, और फिर इसका केमिकल प्रोसेस के द्वारा एनेंशियोमर्स को सेपरेट करते हैं। आगे देखिए, जैसे D एसिड और L एसिड, ठीक है। D और L का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और L का मतलब होता है लिवो रोटेटरी। इन दोनों का रेसिमिक मिक्सचर को अगर D बेस, क्योंकि एसिड है तो बेस काम ले सकते हैं, अगर D बेस काम में लिया तो D एसिड D बेस एक डाइस्टिरियोमर यानी एक साल्ट ये बना, और L एसिड D बेस एक सॉल्ट ये बना। इसी प्रकार अगर D बेस की जगह अपन L बेस लें तब D एसिड L बेस एक सॉल्ट थर्ड ऐसे प्राप्त हुआ, और L एसिड L बेस सॉल्ट 4 ये अपन को प्राप्त हुई। एक तरह से डाइस्टिरियोमर अपन को प्राप्त होता है। डाइस्टिरियोमर क्या होते हैं, नॉन मिरर इमेज आइसोमर, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। अब these सेपरेटेड सॉल्ट्स आर देन हाइड्रोलाइज्ड टू गेट फ्री एसिड। अब ये जो सॉल्ट्स अपन को प्राप्त हुए हैं उनको हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हम D एसिड और D बेस को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे सॉल्ट 1 लिया, सॉल्ट 1 का हाइड्रोलाइसिस करवाया तो D एसिड और D बेस अपन को अलग अलग प्राप्त हो गए, क्लियर। Thus every isomer is obtained in pure form। प्रत्येक आइसोमर प्योर फॉर्म में प्राप्त होता है। अब ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट फॉर रिजोल्यूशन दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज सॉल्ट फॉर्मेशन मेथड। चूँकि इस मेथड में सॉल्ट का निर्माण होता है इसलिए इसको सॉल्ट फॉर्मेशन मेथड भी कहते हैं। फॉर सॉल्ट फॉर्मेशन द ऑप्टिकली एक्टिव बेसेज यूज्ड और नॉर्मली एल्केलॉइड्स, ठीक है। सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए जो ऑप्टिकली एक्टिव बेस काम में लिया जाता है वो सामान्यतः एल्केलॉइड जैसे मॉर्फिन हो गया, क्यूनिन हो गया, स्टिचिन हो गया आदि काम में लिया जाता है। और जो एसिड अगर काम में लेते हैं तो वो सामान्यतः टार्ट्रिक एसिड, कैम्फर और सल्फोनिक एसिड
होते हैं। इन एडिशन टू एसिड एंड बेस, द मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स इटीसी। क्लियर? एसिड बेस के अलावा ये बेदी जो सेपरेशन की टेक्निक है वो अल्कोहल्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स को सेपरेट करने में भी काम में ली जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद थैलिक एनाइडाइड टू फॉर्म देयर थैलिक एस्टर्स which after separation by fractional crystallization are hydrolyzed to get free alcohols। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए अल्कोहल्स के रिएक्शन जब थैलिक एनाइडाइड से करवाते हैं तो थैलिक एस्टर प्राप्त होते हैं, जिसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा सेपरेट करने के बाद जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें फ्री अल्कोहल प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो आप, जैसे थैलिक एनाइडाइड है, थैलिक एनाइडाइड की रिएक्शन करवाया अपन ने अल्कोहल के रेसमिक मिक्सचर है तो हमें क्या प्राप्त हो गया? थैलिक एस्टर। अब इस एस्टर को सेपरेट करके जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, क्लियर, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया तो हमें क्या प्राप्त हो गया? आर अल्कोहल। जो अल्कोहल है डी और एल अल्कोहल, यानी कि जो रेसिमिक मिक्सचर में से हमें डी या आर प्राप्त होता है और ये थैलिक एसिड प्राप्त होता है। तो एनिसोमर सेपरेट हो गया इसमें रेसिमिक मिक्सचर में से। अब बात करते हैं अगला मेथड, कॉलम क्रोमेटोग्राफिक मेथड। नाउ ए डेज इट इज़ आल्सो एन एक्सीलेंट मेथड फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर के रिजोल्यूशन में जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड है वह बहुत ही बढ़िया मेथड है, बहुत ही एक्सीलेंट मेथड है, आज के काम में ज़्यादा लिया जा रहा है। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन एनिसोमर सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब ऑन ए काइल एब्जॉर्बेंट whereas the other enantiomer get eluted smoothly। क्लियर? ये मेथड इस फैक्ट पे आधारित है कि वन एनेंशियोमर जो कि एक एनेंशियोमर है वह काइल एड्जॉर्बेंट पर तो एब्जॉर्ब हो जाता है, सिलेक्टिवली होता है, यानी कि जो काइल एड्जॉर्बेंट अपन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज में लेते हैं वह एक एनेंशियोमर को तो एब्जॉर्ब कर लेता है जबकि दूसरे एनेंशियोमर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता इतना। ठीक है? तो उनका जो इल्यूशन होता है वह थोड़ा स्मूथली होता है जो दूसरे वाले का। तो देखो क्या होता है, अभी हम आगे डायग्राम से भी देखेंगे। इसमें जो टेक्निक काम में जाती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी और HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी काम में ली जाती है। ये एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम है। यहाँ पर ये कॉलम है, इसमें जो मटेरियल अंदर लिया जाता है जो एड्जॉर्बेंट होता है वो कायरल मटेरियल होता है। ठीक है? यह कायरल मटेरियल जब इसमें अपन को जो एनिसोमर्स को सेपरेट करना है उनका जब सॉल्यूशन इसमें डालते हैं तो ये कायरल मटेरियल जो कि एक एड्जॉर्बेंट होता है वह उसमें सेलेक्टिवली एक एनिसोमर्स को तो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है? और दूसरे एनिसोमर्स को क्या करता है? उतने अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो वह आसानी से जब सॉल्वेंट और डालते हैं इल्यूमेंट्री के द्वारा तो नीचे यहाँ पर सेपरेट होता रहता है। तो जो एब्जॉर्ब नहीं होता है ढंग से वो पहले आइसोलेट हो जाता है और जो एब्जॉर्ब हो जाता है वो धीरे धीरे बाद में आइसोलेट होता है। इस प्रकार से हम इस टेक्निक के द्वारा एनिसोमर्स को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। धन्यवाद।